आप सभी का राजकीय महाविद्यालय पाटन में स्वागत है। BA पाठ प्रथम में इतिहास विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय इतिहास के नाम से है और द्वितीय पत्र राजस्थान का इतिहास। आज हम लोग भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इतिहास के अर्थ की बात करते हैं। इतिहास का अर्थ की जब हम बात करते हैं तो भूतकाल में मानव के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को सही एवं वास्तविक रूप में जानना ही इतिहास है। इसमें अतीत के बारे में उपलब्ध विविध प्रकार के साधन जो होते हैं या स्रोत जो होते हैं उनको सम्मिलित करके तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर भूतकाल की घटनाओं को क्रमबद्ध एवं विश्वसनीय विवरण तैयार करने का प्रयास किया जाता है। इतिहासकार इतिहास की पुनर्संरचना या पुनर्निर्माण करता है। ये एक प्रकार से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वास्तविक घटना तो विलुप्त हो चुकी हैं, उनका पुनः प्रत्यक्षीकरण तो नहीं किया जा सकता, किंतु इतिहासकार उन साधनों का उपयोग करता है जिनसे अतीत की गतिविधियों का विवरण या संकेत प्राप्त होता है और इस प्रकार के साधनों को इतिहास के स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण कहा जाता है, सोर्सेस कहा जाता है। विविध स्रोतों से ज्ञात अतीत की उन घटनाओं को ऐतिहासिक तथ्य की श्रेणी में रखा जा सकता है जो साक्ष्यों या प्रमाणों की समसामयिकता, विश्वसनीयता एवं पारस्परिक परिपुष्टि की वैज्ञानिक प्रक्रिया से सिद्ध जान पड़ती हूँ। हम ये कह सकते हैं कि इतिहास अतीत की वे घटनाएं जिनका कोई प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वे इतिहास का हिस्सा नहीं बन सकती। वे सभी कथानक, मिथक या गल्प के क्षेत्र में आती हैं। हम वास्तव में अगर देखें तो बिना मूल या आधार के या प्रमाण के कुछ भी लिखना संभव नहीं है। तो अतीत को जानने के लिए जिन घटनाक्रमों का संकलन किया जाता है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। उसमें ऐसी घटनाओं का संकलन किया जाता है जो मानवीय जाति को किसी न किसी रूप में उन घटनाओं ने प्रभावित किया हो, उसको हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। हम लोग भारत के इतिहास को जानने के लिए 3 प्रकार के स्रोतों की बात करते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी लेखकों या यात्रियों का विवरण। आज हम लोग पुरातात्विक स्रोतों की यहाँ पे बात करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों की बड़ी अहम एवं मूलभूत भूमिका है और पुरातत्व का अर्थ होता है भूतकाल के बचे हुए भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन। ये भौतिक अवशेष हमें अभिलेख, मुद्राएं, मोहरें, भवन, स्मारक, मूर्तियां, उपकरण, मृदभांड, आभूषण एवं अन्य रूपों में प्राप्त होते हैं और इन प्रावशेषों से मिलने वाली जानकारी को देखते हुए वर्तमान में पुरातत्व का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में भी किया जाने लगा है। 2 पुरातात्विक स्रोतों में 2 रूप उभर कर सामने आते हैं। एक स्वतंत्र प्रकाशक के रूप में, दूसरा संशोधक, समर्थक या परिवर्धक के रूप में। हम
इतिहास के विभिन्न कालखंडों में अगर देखें तो भारत के पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास में लिपि का ज्ञान नहीं था या लिपि रहित जो काल था हमारा, उस संपूर्ण काल की जानकारी हमें भौतिक अवशेषों के माध्यम से मिलती है। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के जो विविध पक्ष हैं वो भी पुरातात्विक साधनों से ही हमें जानकारी मिली है। और सिंधु सभ्यता के बाद आने वाले प्राचीन भारतीय इतिहास के अन्य कालों के भी अनेकानेक स्रोत पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही, पुरातत्व के माध्यम से ही उद्घाटित हुए हैं। कई बार ये पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की ज्ञात सूचनाओं की पुष्टि भी करते हैं, तो खंडन भी करते हैं, उसमें संशोधन और परिवर्धन या परिमार्जन भी करने में सक्षम होते हैं, सहयोग करते हैं। पुरातात्विक उत्खननों के माध्यम से नई नई जानकारियाँ भारतीय इतिहास में जुड़ती जा रही हैं और भारतीय इतिहास समृद्ध होता जा रहा है। हम यहाँ दो रूपों में देख सकते हैं। एक वो काल जहाँ हमारे पास में लिपि का ज्ञान नहीं था, और एक वो काल जहाँ हमारे पास लिपि का ज्ञान आ गया है, जिसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोनों ही जगह पुरातात्विक स्रोत अपनी विश्वसनीयता, अपनी प्रामाणिकता और दोष रहित पाए जाते हैं, क्योंकि पुरातात्विक अवशेषों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से उनकी डेटिंग की जा सकती, तिथिकरण किया जा सकता है। दूसरा, जो साहित्य के साथ साथ में अनुश्रुतियाँ जो हैं, कल्पनाएं जो हैं, इन सब में पुरातात्विक साहित्य के माध्यम से वास्तविकता तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि उत्खनन वैसे ही है जैसे किसी किताब के पन्ने खोलना, पृष्ठ खोलना। इन पुरातात्विक स्रोतों को 6 भागों में बांटा जा सकता है: अभिलेख, मुद्राएं, मोहरें, मूर्तियों के साथ में हम शैलचित्र और चित्रकला को भी रख लेंगे। स्मारकों में भवन है, मंदिर है, मठ है, स्तूप है, स्तंभ है, चैत्य है, विहार है, इन सबको सम्मिलित कर लेंगे। और उत्खनित प्रावशेष, इसमें मृदभांड हैं, उपकरण हैं, आभूषण हैं, भवन संरचनाएं हैं, सभी को सम्मिलित करेंगे। अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं और इसके पीछे कारण है कि ये तिथियुक्त और समसामयिक होते हैं और अभिलेख में अतिरंजना की संभावनाएं कम होती हैं। अभिलेखों से राजाओं तथा व्यक्तियों के नाम, उनके वंश, तिथि, कार्य, सामयिक घटनाएं, देश की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अवस्थाओं पर काफी प्रकाश पड़ता है और अभिलेखों से मिलने वाली जानकारियों के आधार पर साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात जानकारी का परीक्षण किया जा सकता है। कुछ अभिलेख जैसे अशोक के अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये हमारे पास नहीं होते तो भारतीय इतिहास की आधी अधूरी जानकारी हमारे पास में होती। अभिलेख किस वस्तु पर उत्कीर्ण के आधार पर हम उसके कई वर्गीकरण कर सकते हैं। शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख, गुहालेख, मूर्ति लेख,
ऐसे ही मुद्राएं, दूसरा मुद्राएं, और सबसे प्राचीनतम जो मुद्रा भारत में मिलती है उसको हाथ या पंचमार्क कहा जाता है। अनेक चित्र उस पर अंकित मिलते हैं, लेकिन किसी प्रकार का लेख नहीं मिलता हमें। लेखयुक्त मुद्राओं का प्रचलन बाद में हुआ, और उसमें जब लेखयुक्त मुद्राओं का प्रचलन आया तो शासक की आकृति भी बढ़ने लगी। यूनान और रोम के इतिहासकारों ने केवल 4 या 5 हिंदू यूनानी शासकों का नाम उल्लेख किया है, किंतु भारत में अनेक हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। हमें भारत के विभिन्न गणराज्यों, जिसमें मालव हैं, योद्धे हैं, और विभिन्न राजवंश, विशेषकर आपका गुप्त साम्राज्य के बाद में चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, इन सब के सिक्के मिलते हैं। सिक्कों से हम सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक महत्व की सूचनाएं प्राप्त करते हैं, और एक ही जगह से बहुत सारे सिक्के एक ही राजा के मिलने का मतलब होता है कि वो क्षेत्र उस शासक के क्षेत्राधिकार में था। सिक्कों पर मिलने वाले राजा के नाम, विरुद्ध, तिथि, राज चिन्ह तथा धर्म चिन्ह आदि से इतिहास में राजाओं के वंश वृक्ष की, उनकी उपलब्धियां, उनका शासनकाल, उनकी राजनीतिक सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर अश्वमेध पराक्रम में लिखा हुआ है, तो अशोक और युग का चित्र भी बना हुआ है। इस प्रकार हमें मुद्राओं से तत्कालीन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कुषाण शासक कुजुल कडफिस के सिक्कों पर सत्य धर्म स्थित कहा लिखा गया है। इसका अर्थ है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। भीम कडफिस के सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, शिव की आकृति बनी हुई मिलती है। कनिष्क की मुद्राओं पर पहली बार बुद्ध का चित्र मिलता है। हमें उस मुद्राओं को देखकर, उनका अध्ययन करके तत्कालीन राजवंशों की आर्थिक स्थिति का भी भान होता है। इसी प्रकार तीसरी, मोहरें। प्राचीन काल में मोहरें मिट्टी और धातु दोनों की बनती थी, और प्राय इन पर किसी नरेश, सामंत, पदाधिकारी, गण, निगम, व्यापारी अथवा व्यक्ति विशेष के नाम या हस्ताक्षर होते थे। सबसे पुरानी मोहरें हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के विभिन्न स्थानों से मिली हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। इन मोहरों का प्रयोग पत्र या पार्सल पर छापे लगाने के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता में पशुपति की जो मोहर है वो सबसे प्रभावशाली मोहर है। ऐतिहासिक युग में भी मोहरों का खूब प्रचलन रहा। अनेक संग्रहालयों में आज भी बहुसंख्यक प्राचीन मुद्राएं देखी जा सकती हैं। बहुतों पर अभिलेख भी मिले हैं। जैसे बसाल्ट से 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक श्रेणी व्यापारिक संगठन की जानकारी देते हैं, जिसमें साहूकार, व्यापारी, माल ढोने वाले सभी प्रकार के सदस्य थे। मूर्तियाँ। विविध क्षेत्रों से प्राप्त प्राचीन काल की धातु मूर्तियाँ, पाषाण मूर्तियाँ एवं ब्रह्म मूर्तियाँ न केवल कला के विकास के विभिन्न सोपानों की जानकारी देती है, बल्कि तत्कालीन धर्म, संस्कृति, आभूषण, परिधान आदि के बारे में हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं देती हैं। सर्वप्रथम हमें सिंधु सभ्यता के स्थलों से मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, जो मातृशक्ति या देवी की पूजा का एक प्रमुख अंग था। मोहनजोदड़ो से पुरोहित या योगी की मूर्ति हमें मिली है। ऐसे ही हमें
मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एवं सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से नारी मरण मूर्तियाँ तत्कालीन आभूषण, सौंदर्य, प्रसाधन, वस्त्र परिधान आदि के बारे में जानकारी देती हैं। ऐसे ही हर काल में अनेकानेक प्रसिद्ध मूर्तियाँ बनी। सारनाथ से धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति, चोल काल में बनी नटराज की कांस्य मूर्ति, शुंग, शातवाहन और कुषाण काल में मूर्तियों कलाओं की विभिन्न श्रेणी आई, जैसे मथुरा शैली, गांधार शैली, उन पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। तो गुप्त काल की मूर्तियाँ अपनी मौलिकता और सजीवता के लिए प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में शैल चित्रकला भारत की, और उसका सबसे सुंदर जो उदाहरण हमें मिलता है वो भीमबेट का मिलता है मध्य प्रदेश से। फिर उसके बाद में चित्रकला, ऐसे ही स्मारक मिलते हैं हमें, भवन, मंदिर, स्तूप, चैत्य, स्तंभ, विहार आदि के रूप में। हमें सिंधु सभ्यता से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, लोथल से गोदीबाड़ा और धोलावीरा से स्टेडियम, इनकी जानकारी मिलती है। कुम्हरहार पटना से मौर्यकालीन भव्य राजप्रसाद की जानकारी मिलती है। भरूच स्तूप, बोधगया का स्तूप, सांची का स्तूप, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन मंदिरों की बात करो तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, चोल काल के मंदिर निर्माण में की बात करें तो हमें यहाँ से राजराजेश्वर का महत्व, जिसको हृदयेश्वर का मंदिर कहा जाता है तंजौर में, वो अपने आप में महत्वपूर्ण एक ज्वलंत उदाहरण है। उत्खनित पुरावशेषों की अगर हम बात करें तो अन्वेषण में उत्खनन से प्राप्त प्राचीन काल के अन्य भौतिक अवशेष जैसे मृद भांड है, पाषाण एवं धातु के उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, आभूषण आदि मौन एवं निशब्द होते हुए भी तत्कालीन जीवन के अनेक पहलुओं को न्यूनाधिक रूप में मुखर रूप से उद्घाटित करते हैं। प्राचीन काल से के विभिन्न पुरास्थलों से मिलने वाले मृण्मय भांड हमें अच्छी मात्रा में मिलते हैं। उनके गठन, बनावट और तकनीक के आधार पर विभिन्न संस्कृतियों का जन्म हुआ, जैसे गैरवीय रंग युक्त या गैरिक मृदभांड संस्कृति को हम लोग ओकर कलर्ड पोट्री कहते हैं। दूसरा ब्लैक एंड डेड वेयर, तीसरा पेंटेड ग्रे वेयर PGW, और अंतिम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में ऐतिहासिक काल में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको हम लोग NBPW के नाम से जानते हैं। OCP गंगा घाटी में ब्लैक एंड डेड वेयर हमें लगभग गुजरात, सौराष्ट्र से लेके उत्तर भारत में, और PGW पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र में लोह युगीन संस्कृति से संबंधित है ये। और NBPW जो है वो द्वितीय नगरीय क्रांति का प्रमाण प्रस्तुत करती है। मौर्य काल इसका चरमोत्कर्ष काल था। मृदभांडों की भांति प्राचीन काल के पाषाण एवं धातु उपकरणों के माध्यम से संस्कृति के लक्षण एवं विकास क्रम को समझने में मदद मिलती है। पाषाण उपकरणों की तकनीक एवं बनावट के आधार पर हम पाषाण युग को 3 हिस्सों में बांटते हैं: प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। धातु काल के औजारों में अस्त्र शस्त्र, बर्तनों आदि से अनेक महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं हमें। सिंधु सभ्यता से प्राप्त ताम्र और कांस्य के सुंदर बर्तन धातुओं की उत्तम ढुलाई एवं विकसित धातु प्रौद्योगिकी के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और प्रवर्ती काल में लौह तकनीक के ज्ञान एवं विकास को प्राचीन भारतीय इतिहास की द्वितीय नगरीय क्रांति से जोड़ा जाता है। प्राचीन काल के अन्य पुरावशेषों में आभूषण, खिलौने, अस्थि अवशेष आदि
से भी संबद्ध संस्कृतियों के पक्ष उजागर होते हैं।